हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर एंड मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स। आज हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और इसी वीडियो सेशन में हम इस पूरे चैप्टर को जो है वाइंड अप कर देंगे। इस पूरे चैप्टर को हम इसी वीडियो सेशन में कंप्लीट कर देंगे। और ये जो चैप्टर है बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसमें सिर्फ इसका मीनिंग बताया गया है और इसको कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं अफेक्ट करते हैं मेनली, तो उसी के बारे में हमने डिस्कस करना है। अब देखो, आपको पता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर अब आप इस वीडियो सेशन में डिस्कस करोगे, तो उससे पहले वाली वीडियो में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली वीडियो में सीखा था कि हमें फंड्स की जरूरत होती है। कोई भी बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको फंड्स की जरूरत होगी। अब आप उसमें खुद का पैसा भी लगा सकते हो। अगर आपके पास खुद का पैसा अवेलेबल नहीं है, आपके पास खुद के फंड्स नहीं है, तो आप बाहर से बोरो करोगे, ठीक है। तो आप डिबेंचर्स इशू करोगे या कहीं से लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए लोन लोगे। तो आपके पास काफी सारे ऑप्शंस है कि आप कौन से ऑप्शन को चूज करोगे, वो आपको देखना है कि आपको कौन से ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब यही है कि इसमें कॉम्बिनेशन देखा जाता है कि कितना तो हमने बोरोड फंड लेना है, यानी कि कितना तो हमने एज अ लोन अपने फंड्स के अंदर लेके आना है, अपने यानी कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतना पैसा तो यानी कि हम बाहर से लेके आएंगे डिबेंचर्स इशू करके, या फिर हमने कहीं से लोन ले लिया, बैंक से लोन ले लिया। और कितना पैसा जो है ओनर अपना खुद का लगाएगा। जो पैसा ओनर अपना खुद का लगाता है उसको हम क्या कहते हैं? इक्विटी कहते हैं। अब आपको पता है आपके पास फंड्स तो इक्विटी शेयर कैपिटल से भी आ सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से भी आ सकते हैं, ये सब आप अकाउंट्स में पढ़ ही रहे होंगे। और आपके पास रिटेन्ड अर्निंग से भी। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है लेकिन उतना आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, तो आपके पास पैसा बच गया तो उसको आप क्या कहोगे? रिटेन्ड अर्निंग कहोगे। और आपके पास कहां से फंड्स आ सकते हैं? डिबेंचर्स इशू कर सकते हो, बैंक से लोन ले सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके हैं कि जिसके थ्रू आप जो है फंड्स इकट्ठा कर सकते हो। अब कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब उस स्ट्रक्चर से है कि जिसके अंदर हमने कितना तो बोरोड फंड लेना है, कितना तो हमने डेट कैपिटल लेनी है, और कितना हमने इक्विटी यानी कि कितना ओनर खुद का पैसा लगाएगा, उससे मिला के जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। अब जो डेट कैपिटल होती है और जो इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, उसमें मेन बात क्या है? डेट कैपिटल ज्यादा रिस्की होती है। क्यों रिस्की होती है? क्योंकि इसके अंदर चाहे हमें अपने बिजनेस में प्रॉफिट हो या फिर ना हो, हमें इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है? ज्यादा रिस्की है। और लेस कॉस्टली इसलिए है क्योंकि अगर इसकी इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं तो हमें इनकम टैक्स में छूट मिलती है। क्योंकि इनकम टैक्स में छूट कैसे मिलेगी? अब ये इंटरेस्ट जो हम इसको देंगे ना, वो हमारा जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो उस P&L अकाउंट में हम एक्सपेंस साइड में इसको माइनस कर सकते हैं, इस इंटरेस्ट को। अगर प्रॉफिट में से इंटरेस्ट को माइनस कर दिया क्योंकि खर्चा माना, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर प्रॉफिट कम हुआ तो हमें टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये थोड़ा सस्ता माना जाता है। अब इक्विटी शेयर कैपिटल जो होती है वो लेस रिस्की है। अब ओनर्स है, अगर हमें प्रॉफिट्स है तो हम उनको देंगे, अदरवाइज हम उनको कुछ भी नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन हमें महंगी पड़ती है, ये मोर कॉस्टली पड़ती है, क्योंकि इस तरीके से हमें इनकम टैक्स वगैरह में कोई छूट नहीं मिलती है। अब नेक्स्ट इसकी सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी यानी कि डेट कैपिटल में और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या क्या सिमिलैरिटीज है। अब डेट कैपिटल में आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में आपको डिविडेंड देना पड़ता है। तो इसलिए ये तो आपको पक्का है कि देना ही देना है, चाहे आपके पास प्रॉफिट है या नहीं है। तो इसलिए इसको फिक्स्ड कैपिटल कॉस्ट कहते हैं। लेकिन जो इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, ये ओनर्स का खुद का लगाया हुआ पैसा होता है, तो इसलिए हम इसको वेरिएबल कैपिटल कॉस्ट भी कह देते हैं। तो इसके अंदर ये नहीं है कि कंपलसरी नहीं है कि हमें देना ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये चीपेस्ट सोर्स है। जो डेट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ये कोई भी लोन लेने का एक सस्ता साधन है। नेक्स्ट है डिसिमिलैरिटीज, इन दोनों में क्या क्या बातें अलग है, ठीक है। अब देखो, जो डेट कैपिटल है वो तो कंपलसरी है कि आपको इंटरेस्ट की पेमेंट देनी ही देनी है, चाहे आपको प्रॉफिट है चाहे आपको लॉस है, ठीक है। और लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसके अंदर कंपलसरी नहीं है कि आपको डिविडेंड देना ही। अगर होगा तभी तो प्रॉफिट, तभी तो आप उनको डिविडेंड दोगे, अदरवाइज नहीं दोगे, ये कोई कंपलसरी नहीं है। इसके अंदर डेट कैपिटल के ऊपर तो आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। मैंने आपको बताया कि अभी जो P&L में से हम इंटरेस्ट को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट कम होता है, उसकी वजह से हमें इनकम टैक्स में छूट मिलती है। लेकिन इसमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता,
ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल लीवरेज। अब फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब क्या है कि आपके बिजनेस में इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ साथ आपके बिजनेस में कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या है, डेट कैपिटल भी इंक्लूड है। अगर आपके बिजनेस के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कैपिटल इंक्लूड होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं। अब देखो, अगर आपके बिजनेस में डेट कैपिटल इंक्लूड है तो फिक्स कैपिटल कॉस्ट तो आपको बियर करनी पड़ेगी। फिक्स कैपिटल कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा होगी। अब लेकिन इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट की पेमेंट हर हालत में करनी पड़ेगी, चाहे आपके पास लॉस ही क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें डेट कैपिटल को लेके आते हो तो आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। मैंने आपको बताया कि जो हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हैं तो उसमें जो P&L अकाउंट बनता है ना, उसमें से इंटरेस्ट को हम डेबिट साइड में दिखाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वो बाकी का बचा हुआ जो पैसा है वो हम शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो जिससे शेयर होल्डर की वेल्थ जो है मैक्सिमाइज होती है, यानी कि शेयर होल्डर के जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ती है। शेयर होल्डर के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो उससे उनकी वेल्थ जो है जाहिर सी बात है वो बढ़ेगी ही। अब फाइनेंशियल रिस्क क्या है, अगर आप इनकी फिक्स कैपिटल कॉस्ट की पेमेंट नहीं करते, मान लो आपने इनको इंटरेस्ट देना था, आपने वो नहीं दिया, आपने इनकी पेमेंट टाइम पे नहीं की, तो उसके रिगार्डिंग जो मतलब रिस्क होता है उसको हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल रिस्क कहेंगे। अब हम देखेंगे कि EBIT एंड EPS का एनालिसिस करेंगे। EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इसका मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। अब आप उसी प्रोजेक्ट में आप अपना पैसा लगाओगे, वहीं पर आप इन्वेस्टमेंट करनी आपके लिए भी सेफ है, जहां पे आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है। किसके कंपैरिजन में, रेट ऑफ इंटरेस्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। आप कहीं से पैसा मतलब बोरो करके लेके आ रहे हो अपने बिजनेस में, तो वहां तो आपको कम देना पड़े, ठीक है। आप किसी प्रोजेक्ट में लगा रहे हो, आपको उससे हो रहा है 15% का फायदा, ठीक है। लेकिन जहां से आपने फंड्स जो है एक्वायर करे वहां पे आपको देने हैं 10%। मान लो आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है, तो आपको 10% इंटरेस्ट की रेट से उस मतलब जितना भी लोन लिया उसकी पेमेंट करनी पड़ रही है आपको। लेकिन आपने जहां पे अपना पैसा लगाया है आपने, वहां पे आपको 15% का, यानी कि उससे 5% का और बेनिफिट हो रहा है, तो आपको वहां अपना पैसा लगाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो कि आपको जहां आप पैसा लगा रहे हो वहां तो आपको कम मिल रहा है, लेकिन आपने जहां से उधार पैसा लिया है वो आपको महंगा पड़ रहा है, वहां पे अपना पैसा नहीं लगाना, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि दो कंपनीज हैं, उन दोनों ही कंपनीज ने 10-10 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट करी हुई है। एक X कंपनी है, एक Y कंपनी है। अब इसने देखो इक्विटी शेयर, अब जितना भी इसने पैसा कलेक्ट करना था ना, X कंपनी ने सारा का सारा इक्विटी शेयर कैपिटल से अपना फंड्स इकट्ठा कर लिया, ठीक है। और एक शेयर की वैल्यू कितने की थी, 10, ठीक है, 10 ईच। अब देखो, तो इसने तो सारा का सारा पैसा अपना यहीं से यूटिलाइज कर लिया, मतलब यहीं से इकट्ठा कर लिया। 10 लाख रुपए इसने तो इक्विटी शेयर कैपिटल से ही मंगवा लिए अपने, ठीक है। अब लेकिन इसने क्या किया, वाई कंपनी ने, इसने 4 लाख रुपए तो इक्विटी शेयर कैपिटल से लिए हैं, ठीक है। और बाकी के इसने, अब देखो 10 लाख रुपीस थे, अब 10 लाख रुपीस में से 4 लाख के तो इसने मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल से अपना पैसा इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब बाकी के, अब इसको माइनस करके देखो, बाकी के 6 लाख रह गए ना। अब वो उसने कहां से इकट्ठे किए, उसने डिबेंचर्स इशू किए। अब डिबेंचर्स कितने परसेंट की रेट से है, 10%। अब ये डिबेंचर्स के आगे जो है इसकी इंटरेस्ट रेट लिखी होती है। तो अब ये देखो, अब अगर आप डिबेंचर्स से फंड रेज करते तो आपको उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखो इसके पास जो इक्विटी शेयर कैपिटल से जो पैसा है वो कितने का है, 4 लाख रुपीस का, और जो डिबेंचर्स इसने लिए हैं वो कितने के लिए हैं, 6 लाख। यानी कि दोनों कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट तो 10-10 लाख रुपीस की कर ली, लेकिन इनका देखो कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग है। इसमें तो क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, इसमें इक्विटी भी है और साथ में इसका डेट भी है, यानी कि डिबेंचर्स से भी इसने फंड्स को अपना रेस किया है। तो बाद में इसको फायदा किस वाले को होगा, इसी को होगा। इसी एग्जांपल को हम फर्दर आगे भी डिस्कस करेंगे। इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, एक्स कंपनी के। अब जो ये टोटल 10 लाख रुपीस की इसकी कैपिटल है ना, उसको 10 से डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ जितने भी आपके टोटल ये देखो जितनी भी इसकी अमाउंट है, आप इसको डिवाइड करके देखोगे आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे 10 लाख रुपीस है, इसको 10 से डिवाइड करोगे तो 1 लाख शेयर जो है वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें कितने आ जाएंगे आपके 40,000 शेयर्स। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इसके तो कितने हैं, 1 लाख, और इसके कितने हैं 40,000 शेयर्स, ठीक है। तो आप फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी हम आगे से एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे।
देखिए हमने अभी अभी एक एग्जांपल देखा था यहाँ पे कि दो कंपनी थी, एक कंपनी एक्स थी, एक कंपनी वाई थी, दोनों ने 10-10 लाख रुपए अपना कंपनी में इन्वेस्ट किए थे। ठीक है, तो एक कंपनी ने तो यानी कि जो एक्स कंपनी थी उसने तो सारे के सारे इक्विटी में से ही मतलब अरेंज कर लिया अपना फंड, उसने तो दूसरे उसकी परेशानी उठाई ही नहीं है, तो इक्विटी से उसने सारा का सारा 10 लाख रुपए जो है अपने मैनेज कर लिए। अब ये जो वाई कंपनी थी ये थोड़ी समझदार कंपनी थी, तो इसने क्या किया, तो इसने इक्विटी से भी पैसे ले लिए, इसने डिवेंचर से भी पैसे ले लिए, क्योंकि इसको पता था कि हाँ भी इससे हमें टैक्स का बेनिफिट मिलेगा और हमारे अर्निंग पर शेयर जो है, हमारी जो शेयर्स की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए इसने इक्विटी से लिए कितने, 4 लाख रुपीज। अब बाकी, अब देखो 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, 4 लाख इसने इक्विटी से ले लिए, बाकी कितने रह गए, 6 लाख रुपए। ठीक है, 6 लाख इसने किससे ले लिए, डिवेंचर से ले लिए, तो दोनों के हो गए 10-10 लाख रुपए। और एक जो इक्विटी शेयर की वैल्यू थी वो कितने की थी, 10 रुपए की थी। ठीक है, अब देखिए इसका एनालिसिस कीजिए ईबीआईटी और ईपीएस का। ईबीआईटी का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है टोटल उसका कितना परसेंट आपने क्या कुछ आपने कमाया है। ठीक है, मान लो दोनों कंपनीज को प्रॉफिट हुआ, इसने भी इतना कमा लिया, इसने भी 2 लाख रुपए कमा लिए, इसने भी कमा लिए। अब ये क्या इंटरेस्ट दे सकती है, किसके ऊपर इंटरेस्ट देगी, अब इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर तो इंटरेस्ट देते नहीं है, किसके ऊपर इंटरेस्ट देना होता है, डिबेंचर्स के ऊपर। तो अब इसको तो इंटरेस्ट देना नहीं, इसका तो कॉलम हमने ऐसे ही छोड़ दिया, अब ये इंटरेस्ट देगी। ठीक है, अब देखो इसको कितना इंटरेस्ट देना है, 60,000। अब ये 60,000 कैसे आया, अभी यहाँ पे था कि हाँ भी इसने 6 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू करे, अब इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितनी है, 10%, तो 6 लाख रुपए का 10% हमने निकाला, कितना आया, 60,000। तो अब इसमें से माइनस कर देंगे ये वाली अमाउंट, तो इसमें क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, यानी कि हमने इंटरेस्ट तो माइनस कर दिया लेकिन अभी टैक्स माइनस करना अभी बाकी है। तो इसके तो 2 लाख के 2 लाख ही है, क्योंकि इसमें से तो इंटरेस्ट माइनस हुआ ही नहीं, इसमें से हो गया, तो इसके रह गए 1,40,000। अभी टैक्स की जो रेट है वो कितनी है आपकी उसमें दी हुई है इस क्वेश्चन में, 30%। ठीक है, तो अब 30% जो है वो हम लगाएंगे, 30% हमने लगाया किसके ऊपर, इसके ऊपर 2 लाख रुपीज के ऊपर, 2 लाख का 30% करेंगे तो कितना आया, 60,000। अब 1,40,000 का 30% निकालें, कितना आया, 42,000। ठीक है, अब अर्निंग आफ्टर टैक्स, अब माइनस कर दो, 2 लाख में से 60,000 माइनस किया, 1,40,000 आया, 1,40,000 में से 42,000 माइनस किया तो 98,000 आया। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मैंने आपको पहले भी निकाल के दिखाया था। ठीक है, अभी जितनी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, यानी कि जितना इनके पास कैपिटल है उसको यानी कि जितने रुपए का वो शेयर है उससे डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 1 लाख। ठीक है, यहाँ पे मैंने निकाल के भी दिखाया हुआ है। और यहाँ पे इक्विटी शेयर्स कितने थे, वाई कंपनी के 4 लाख, इसमें एक शेयर कितने का था, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज की थी, तो उसको हमने डिवाइड किया तो 40,000 इसके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ गए। अभी हमने निकालना है ईपीएस, ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। अब ये कैसे निकालेंगे, जो ईएटी है, ईट है यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स, उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स हमने कहां पे निकाला था, 1,40,000 और 98,000, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एक्स कंपनी के थे 1 लाख और इसके थे 40,000, डिवाइड कर दो, इसकी अर्निंग पर शेयर की वैल्यू कितनी आई, 1.40, इसकी कितनी आई, 2.45। अब देखो, अब अर्निंग पर शेयर जो वैल्यू है ना वो ज्यादा आनी चाहिए, किस कंपनी की ज्यादा आई, वाई कंपनी की। क्यों ज्यादा आई, क्योंकि जो इसने जो है इंटरेस्ट की भी पेमेंट की है, क्योंकि इसको बेनिफिट मिला है, तो इसीलिए हमें उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जहां पे जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो तो हमें ज्यादा मिले, और जो हमने यानी कि इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है कहीं पर भी वो हमारा खर्चा कम आए। ठीक है, तो इसलिए जो वाई कंपनी है तो ये जो है बेनिफिट में रही है। अभी इसके बाद आते हैं इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कि किस तरीके का कैपिटल स्ट्रक्चर हम डिसाइड करें, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है। सबसे पहला है कैश फ्लो पोजीशन। अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन ठीक ठाक है, आप पेमेंट कर सकते हो, आप इंटरेस्ट की अच्छे से पेमेंट कर दोगे तो आपको घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, तो आप डेट कैपिटल इशू कर दो। तो अगर आपको पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट की करनी है, या जब भी आपको प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट करनी है तो आप इजीली कर सकते हो, तो आप इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, तो इसमें आप इसकी पेमेंट कर दोगे तो आपको डेट कैपिटल ही इशू करनी चाहिए, वहीं से आपको फंड रेज करना चाहिए। सेकंड है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, यानी कि जितना आपको इंटरेस्ट देना है उसके कंपैरेटिवली आपको प्रॉफिट कितने टाइम ज्यादा अर्न हो रहा है, यानी कि आपको प्रॉफिट कितना ज्यादा अर्न हो रहा है, कितने गुना आपको प्रॉफिट हो रहा है जितनी आपने पेमेंट करनी है। ईबीआईटी यानी कि आपको बेनिफिट कितना हुआ है, 5 लाख रुपए का, आपको इंटरेस्ट कितना देना है, 1 लाख रुपए का। फिर भी आप देखो, अगर आप इसको डिवाइड करोगे 5 टाइम्स, यानी कि जितनी आपने पेमेंट करनी है आप उसके 5 गुना ज्यादा जो है पैसे कमा रहे हो। इंटरेस्ट
कवरेज रेशो का मतलब ये है। अगर ये इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो है फेवरेबल है तो आप डेट कैपिटल से इशू कर सकते हो। सेकंड है, थर्ड है सॉरी, डेट सर्विस कवरेज रेशो। डेट सर्विस कवरेज रेशो का मतलब क्या है कि आप इसके अंदर इंटरेस्ट के साथ साथ क्या आप रिपेमेंट कर सकते हो, किसकी, प्रिंसिपल अमाउंट की। यानी कि अगर आपको पेमेंट करने की बारी आ जाए तो आप प्रिंसिपल अमाउंट की भी पेमेंट कर सकते हो। अगर हाँ कर सकते हो तो आप डेट कैपिटल से फंड रेज कर लो। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने जितना पैसा आपने कहीं पर भी लगाया है ना, ठीक है, जितना पैसा आपने कहीं पर भी लगाया है वो उसकी रिटर्न आपको ज्यादा मिलनी चाहिए। किसके कंपैरिजन में, रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लो आपने बैंक से पैसा उधार लिया, ठीक है, या डिबेंचर्स इशू करे, उसके ऊपर तो 10% इंटरेस्ट है, आपको 10% इंटरेस्ट दूसरों को देना है, लेकिन आपको बेनिफिट कितना अर्न हो रहा है, 15%, तो आप इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ डेट, यानी कि आपने डेट इशू किया, आपने डिबेंचर्स इशू करे हैं, मान लो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है। अगर इंटरेस्ट रेट उसकी कम है तो आप उसको इशू करो, आप इक्विटी के उस पे जाओ ही ना ऑप्शन पे। नेक्स्ट है टैक्स रेट। अब टैक्स रेट अगर आप देते हो तो आपको सबसे पहले तो अगर आपने डेट कैपिटल अगर आपने इशू किया है, पहले आपके इंटरेस्ट कटेगा, इंटरेस्ट के बाद फिर आपका टैक्स कटेगा, ठीक है। तो उसके बाद देखो अर्निंग पर शेयर ज्यादा आती है ना, तो आपको इस तरीके से डेट कैपिटल पे जाना चाहिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब क्या है, जब तक आपकी अर्निंग पर शेयर बढ़ती रहती है तब तक आप डेट कैपिटल इशू कर सकते हो, आपको कोई खतरा नहीं है। नेक्स्ट है फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर आप कोई भी सिक्योरिटी इशू करते हो ना, इक्विटी शेयर्स के रिगार्डिंग कोई भी सिक्योरिटी इशू करते हो तो आपको फ्लोटेशन कॉस्ट देनी पड़ती है, ठीक है। जैसे कि अंडरराइटर का कमीशन देना पड़ता है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस जो है इससे ज्यादा आ जाते हैं, तो इसमें तो ये खर्चा ज्यादा है। अगर आप ये खर्चा सहन कर सकते हो तो आप इक्विटी शेयर्स की तरफ जाओ, अदरवाइज डेट कैपिटल इशू करते हो इतना खर्चा नहीं आता तो आप डेट कैपिटल भी इशू कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके का चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास मान लो फंड्स ज्यादा है तो अगर आपके पास फंड्स ज्यादा होंगे ना तो आप इसकी रीपेमेंट भी कर सकते हो। किसके रीपेमेंट करोगे, आप डेट की भी रीपेमेंट कर सकते हो, आप प्रेफरेंस शेयर्स की भी पेमेंट जो है दोबारा से उनको लौटा सकते हो, लेकिन आप इक्विटी शेयर के केस में ऐसा नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आपको डेट कैपिटल वाला ही सिस्टम जो है अडॉप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है कंट्रोल। अब कंट्रोल, अगर आप कंट्रोल चाहते हो कि आपकी बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर्स का कंट्रोल आए, आपके बिजनेस में पहले ही शेयर होल्डर्स हैं इक्विटी शेयर होल्डर, आप फिर से इक्विटी शेयर होल्डर आप दोबारा लेके आ रहे हो, यानी कि आप इक्विटी शेयर्स अगर आप इशू करोगे तो इक्विटी शेयर्स लोग खरीद के आपकी कंपनी में ही पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, उनका वोटिंग राइट भी होगा, उनका हर एक डिसीजन में रोल होगा। तो अगर आप ये चाहते हो कि हाँ भाई लोगों का कंट्रोल हो हमारे बिजनेस में तो कोई बात नहीं, आप इक्विटी शेयर से फंड रेज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हमारे बिजनेस में हमें और लोगों की जरूरत नहीं है जो अपना सलाह मशवरा हमें दे, तो इसलिए हम डिबेंचर्स भी इशू कर सकते हैं, डेट कैपिटल की तरफ जा सकते हैं। तो आपका ऑप्शन है ये, आप जो चाहे कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट कंडीशन। स्टॉक मार्केट की कंडीशन क्या कहती है, अब स्टॉक मार्केट कंडीशंस ये कहती है कि जब भी आप कोई भी स्टार्टिंग स्टेज में अगर कोई कंपनी है, ठीक है, तो वो कोई भी लोग जो है इक्विटी शेयर्स खरीदना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो उनको पता होता है कि हाँ भी इक्विटी शेयर होल्डर को तो तब कुछ मिलता है अगर उनको कुछ बेनिफिट हो कंपनी को, ठीक है। अगर कंपनी को ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा तो उसको तो वो कुछ भी नहीं देंगे। तो वो लोग स्टार्टिंग की स्टेज पे डेट कैपिटल मतलब खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। अब डिबेंचर्स खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि इंटरेस्ट रेट है, फिक्स रेट से मिलेगी। लेकिन बाद में वो क्या करते हैं फर्दर, तो बाद में वो इक्विटी शेयर्स खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कंपनी अच्छी खासी चल रही है, प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो हमें भी वो मिलेंगे। तो इसीलिए ये सब सिस्टम इसमें होता है। लास्ट है इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी सेबी ने भी कुछ गाइडलाइंस दी हुई है। अब सेबी ने क्या गाइडलाइंस दी हुई है कि जो भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर रहे हो उसका भी कुछ रेशो होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने मन चाहिए जितनी भी डेट चाहिए उतनी डेट कैपिटल से इशू कर लिया, जितनी प्रेफरेंस चाहिए, जितनी इक्विटी चाहिए आपने उतना इशू कर लिया, ऐसा नहीं है। सेबी ने उसके भी कुछ गाइडलाइंस इशू कर रखी है। जैसे अगर आप डेट इक्विटी की रेशो देखोगे तो 2:1 होता है। इसी तरीके से और भी कहीं की रेशो जो है वो आपको गिवन होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सिस्टम है और ये सारे जो है चॉइस है आपकी, किस तरीके से आप इशू कर सकते हो कैपिटल स्ट्रक्चर। कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर अपनाओगे आपके हाथ की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 2 है आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।